हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्थनीति क्लासेस। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी सेकेंड वीडियो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पे और समझते हैं कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इनकी वैलिडिटी हमको शॉर्ट रन के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट रन हमको क्या बताता है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसा टाइम पीरियड जहां पर एक फैक्टर कांस्टेंट होता है और एक फैक्टर वेरिएबल, और ये प्रोडक्शन के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी इसी चीज पर डिपेंड करते हैं, जहां पर हमारा एक फैक्टर क्या हो, वेरिएबल हो, और एक हमारा कांस्टेंट हो। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहा जाए या टोटल प्रोडक्ट कहा जाए, टीपी कहा जाए, ये निकलता है कि हमने जितनी भी वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल थी उसको यूज करते हुए हमने कितने फैक्टर्स कितने आउटपुट हमने प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो यही चीज होती है टोटल प्रोडक्ट की। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकला, देखिए सिंपल सी चीज है भाई। मेरे पास 10 यूनिट्स ऑफ लेबर थे। इनको यूज करके अगर मैं 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाती हूं तो ये 100 मेरा क्या है, टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से एवरेज प्रोडक्ट क्या बताता है, एवरेज प्रोडक्ट हमको ये बताता है कि एक वेरिएबल फैक्टर मुझे कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प कर रहा है। यानी कि 10 लेबर मेरा मिलके 100 यूनिट्स बनवाने में हेल्प करते हैं, तो एक लेबर मेरा कितने यूनिट्स बनवाने में हेल्प करेगा वो हम निकाल लेंगे 100/10 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि एक लेबर मेरा 10 यूनिट्स बनाने के अंदर सक्षम है या केपेबल है। फिर आता है एमपी या मार्जिनल प्रोडक्ट या एमपीपी। ये कैसे निकलता है, ये सिंपल सा इस तरीके से निकलता है कि मेरे पास क्या है, 10 वेरिएबल फैक्टर्स थे या 10 लेबर थे। अब ये 10 लेबर की बजाय मेरे पास आ गए 11 लेबर। 10 लेबर मिलके जहां पर मेरे 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे थे, वहीं 11 लेबर मेरे मिलकर 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरा एक एक्स्ट्रा लेबर जो है वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके मुझे दे रहा है, 20 यूनिट्स का। यानी कि मेरे इस एक्स्ट्रा लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 20 यूनिट्स की। ठीक है, तो ये होता है मार्जिनल प्रोडक्ट या एमपीपी। देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है एमपीएन इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपी n-1। ये सिंपल सा तब यूज होता है जब हमारे लेबर के अंदर चेंज जो है वो 1 यूनिट में ही आया है। और एक होता है एम पी एन इज इक्वल टू चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन से। ठीक है, यहां पर क्या होता है, सॉरी एन नहीं, एल से होता है। इसका मतलब ये है कि मेरा जब लेबर के अंदर एक से ज्यादा यूनिट्स में चेंज आ रहा है, जैसे मान लीजिए 10 की जगह मेरे लेबर में चेंज आया 12, और उससे आउटपुट मेरा प्रोड्यूस हुआ 100 से 140। तो देखिए आउटपुट में चेंज कितना आया मेरा यहाँ पर, 40 यूनिट्स का। अब 40 यूनिट्स का जब आउटपुट में चेंज आया, लेकिन इसमें लेबर में कितना चेंज आया, मेरे 2 लेबर का। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा लेबर मेरे पास कितना प्रोडक्शन दे रहा है वो निकालने के लिए मुझे 40/2 करना पड़ेगा, जो हमारा निकलेगा 20। ठीक है, क्लियर है ये बात। आई होप आपको टीपी, एपी और एमपी अच्छे से समझ आ गए होंगे। हाँ जी, अब आपको अगर कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन टीपी, एमपी और एपी अच्छे से समझ आ गए हैं, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स पे। देखिए, वैसे तो मैं आपको पहले डायग्राम समझाना चाह रही थी, लेकिन मुझे ये लगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न समझने से आपको टीपी, एमपी और एपी के डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स दोनों ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे। तो हम पहले तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स करेंगे और उसके बाद हम डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के और भी कई सारे नाम हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो चाहे किसी का भी नाम है, आपको एक्सप्लेन यही करना है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो अब देखिए वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है जब हमारा एक फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहता है और एक वेरिएबल फैक्टर हमारा वेरिएबल होता है,
या फिर यूँ कहें कि हमारा एक फैक्टर जब कांस्टेंट और एक फैक्टर जब वेरिएबल होता है, तो उसकी वजह से हमारे टीपी, एमपी और एपी में जो चेंजेस आते हैं, उसी को हम क्या बताते हैं? उसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाता है, ठीक है? अब इसके असम्पशन्स देखिए। असम्पशन्स ये है कि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, हमारे इनपुट्स कांस्टेंट रहेंगे। इनपुट्स अगर सारे ही वेरिएबल हो जाते हैं तो फिर दूसरा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लगने लगता है। और लास्ट है प्रोपोर्शन इन विच फैक्टर्स आर बीइंग यूज्ड मस्ट चेंज। जैसे देखिए, मैंने कहा कैपिटल तो मेरा उतना ही रहेगा जैसे 1 यूनिट ही रहेगा। अब मैं लेबर बढ़ा रही हूँ, कभी 1 फिर 2, फिर जैसे जैसे मेरे को आउटपुट बढ़ाना है मैं अपना लेबर बढ़ा रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए, अब अगर मैं के अपॉन एल का रेशियो, प्रोपोर्शन फैक्टर प्रोपोर्शन के अपॉन एल ही तो होगा। ये देखिए धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, 1/1, 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। तो इस तरीके से ये प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर हम एल अपॉन के लेंगे तो देखिए ये क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। देखिए 1/1, 2/1, 3/1, और के अपॉन एल लेंगे तो ये फैक्टर प्रोपोर्शन डिक्रीज होने लगेगा। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब देखिए चलते हैं इसी के बेसिस पर, और सबसे पहले हम बात करते हैं ये न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल के बाद हम आ जाएंगे इस डायग्राम के अंदर, ठीक है? अब देखिए ये न्यूमेरिकल या फिर ये कहे कि ये टेबल क्या एक्सप्लेन कर रहा है। देखो यहाँ पर हमने कैपिटल को जो है कांस्टेंट लिया है, ये हमेशा ही 1 1 1 1 1 ही रहने वाला है, ठीक है? और लेबर हमारा इंक्रीज होता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अब देखिए यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट में क्या देखने को मिल रहा है। टोटल प्रोडक्ट देखिए हमें ये दिखा रहा है, देखिए पहले तो 80 यूनिट्स हुआ, फिर 170 हुआ, फिर 270 हुआ, फिर 368 हुआ, फिर 430 हुआ, फिर 480, 504। लेकिन अब देखिए ये कांस्टेंट रहा 8 यूनिट पे, और उसके बाद ये 495 और 480 होता गया। यानी कि इसके बाद से 8th यूनिट के बाद हमारा टीपी जो है गिरने लगा। तो एक बेसिक चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि जब मैं अपना लेबर ही बढ़ाती रहूं और दूसरा फैक्टर ना बढ़ाऊं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक लिमिट तक मेरा टीपी बढ़ेगा या टोटल प्रोडक्ट या मेरी टोटल आउटपुट बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद मेरा टोटल आउटपुट लेबर बढ़ने की वजह से गिरने लगेगा। इसके रीजंस हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ भी यही हो रहा है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा, यहाँ भी देखिए ये तो 80 है ही, ये 90 बढ़ा, 100 बढ़ा, यहाँ पर देखिए 98 गिरा, 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 और देखिए 0 को अप्रोच कर गया, और उसके बाद तो ये नेगेटिव में आ गया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए क्या हो रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज होते 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 एकदम अपने 0 पे पहुंच रहा है, और फिर तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला गया। यानी कि अब मेरा जो एक्स्ट्रा लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी हमको कोई फायदा नहीं दे रही है, उल्टा उसके आने की वजह से मेरा आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसको कुछ काम आता ही नहीं है, वो और काम खराब कर रहा है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है एवरेज प्रोडक्ट। देखिए एवरेज प्रोडक्ट में भी यही हो रहा है, 80 से 85 बढ़ा, 85 से 90 बढ़ा, 90 से 92 भी इंक्रीज हुआ, लेकिन देखिए बाद में गिरा 86, फिर अपने 80 पे आया, फिर 72 पे आया, हाँ फिर जीरो पे, सॉरी ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर 504/8 करना है। 8 6 48, 48 24 63, ये 63 होगा, सॉरी ये 0 नहीं होगा। तो हमारा ये एपी गिर गया, 63 पे आ गया, फिर गिर रहा है, गिर रहा है, देखिए कंटिन्यूअसली गिर रहा है, लेकिन ये एमपी की तरह 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है। और देखिए एवरेज प्रोडक्ट अपने मिनिमम पे या फिर ये कहे कि मैक्सिमम पे पहले पहुंच रहा है कंपेयर टू एवरेज प्रोडक्ट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता भी जल्दी है और बढ़ता भी जल्दी जल्दी है, वहीं एवरेज प्रोडक्ट को गिरने और बढ़ने दोनों में टाइम लगता है। देखिए ये यहाँ पर अपना मैक्सिमम मुझे 92 यही 92 ही दिख रहा है, तो मैक्सिमम 92 जो है
मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 92 है, जो हमको एवरेज प्रोडक्ट के मार्जिनल प्रोडक्ट के बाद देखने को मिल रही है। थर्ड यूनिट के अंदर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, 100 हो गया है, लेकिन हमारा एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे फोर्थ यूनिट पे पहुंच रहा है। ठीक है, अब ये चीजें जो है, ये बातें जो मैं बोल रही हूँ, ये हमें डायग्राम बनाने में बहुत काम आएगी। देखिए, अब इसका डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका डायग्राम देखिए, ये इसका डायग्राम देखिए, हमने जो अभी न्यूमेरिकल डिस्कस किया था उसी के बेसिस पर है। डायग्राम कहता है कि पहले टीपी बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है और फिर गिरने लगता है। तो देखिए, हमारा टीपी का जो कर्व है वो यही चीज हमको बता रहा है। देखिए, लेकिन टीपी में बढ़ने की दो चीजें हैं। टीपी बढ़ता तो है लेकिन दो रेट्स पे बढ़ता है। एक तो बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे और एक बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट पे, यानी बढ़ता तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, और ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको बताएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो देखिए, इसी के बेसिस पर हमारा डायग्राम बनेगा। कई लोगों को अभी भी टीपी एमपी का डायग्राम बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको टीपी एमपी और एपी तीनों के डायग्राम्स बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए, जहां तक टीपी अपने इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, वहां तक हमारा एमपी जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। तो देखिए, ये जीरो या फिर ये कहे कि ओरिजिन और इस वाले पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एमपी का हमारा इंक्रीजिंग वाला पार्ट आएगा। जहां पर टीपी अपने मैक्सिमम पे होता है, वहां पर आपका एमपी क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इस वाले पॉइंट को एक ना काम करते हैं, इसको पॉइंट ई दे देते हैं नाम, और ये हो गया हमारा पॉइंट एल। तो जब ओ और ई को मिलाया तो हमें एमपी का इंक्रीजिंग पार्ट मिल गया, ई और एल को जब मिलाया तो हमें इसका डिक्रीजिंग पार्ट मिल गया, और इस एल के बाद हमारा एमपी माइनस के अंदर चला जाएगा। आई होप आपको एमपी का डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, एपी हमने अभी पीछे न्यूमेरिकल के अंदर क्या बात की थी, हमने ये देखा था कि देखिए, एमपी अपने मैक्सिमम पे पहले पहुंच जाता है, एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे बाद में पहुंचता है। देखिए, एक चीज और है जो हमको इस न्यूमेरिकल में देखने को नहीं मिल रही है, बट होता यही है कि जब एपी अपने मैक्सिमम पे होता है तब एमपी और एपी जो है वो बराबर होते हैं। वो बराबर होते हैं, दैट मीन्स जब एपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा तब आपका एमपी और एपी बराबर होगा। तो देखिए, ये देखिए, ये हो गया हमारा एफ पॉइंट, ले लेते हैं। ओ से एफ जब मैंने ज्वाइन किया तो एफ तक हमारा एपी बढ़ रहा था और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था, और एफ से आप इसको नीचे गिराएंगे लेकिन अब एमपी एपी जो है एमपी से बड़ा ही रहेगा। ये हमारे देखिए न्यूमेरिकल में भी प्रूफ हो रहा है। देखिए, 80 80, ये 90, ये 95, 100 90। तो देखिए, जब तक एपी अपने मैक्सिमम पे नहीं पहुंचता है, एमपी एपी से बड़ा रहता है, और जैसे ही एपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचा उसके बाद आप देखिए हर यूनिट पे, हर लेबर के यूनिट पे हमको मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एवरेज प्रोडक्ट से छोटा दिखाई देगा। देखिए, ये 86 62 से बड़ा है, 80 50 से बड़ा है, 72 24 से बड़ा है, 63 0 से बड़ा है, 55 -9 से बड़ा है, और 48 -15 से बड़ा है। तो यही चीज हमको इस डायग्राम में शो हो रही है। देखिए, हर जगह एपी जो है हमारा एमपी से बड़ा है। बस यही चीजें ध्यान में रखते हुए हम टीपी, एमपी और एपी का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी, और टीपी, एमपी और एपी के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता होगा वो आज क्लियर हो गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आराम से, बिना टेंशन लिए, बिना परेशान हुए मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपका डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। और आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा स्टेजेस, कि भाई प्रोडक्शन की स्टेजेस कौन कौन सी होती है। डायग्राम्स वही रहेंगे, बस हम लोगों को स्टेजेस डिस्कस करनी होगी, वो हमारा काम नेक्स्ट क्लास का रहेगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
सी यू।